सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज मैं वापस से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रैंकिंग लेकर आया हूँ। आज हम ऐसे 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अपनी सुपर पावर्स एक्सीडेंट के थ्रू मिली है, यानी कि ऐसे सुपर हीरोज जो कि पहले हमारी और आपकी तरह ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, पर फिर अचानक से उनकी लाइफ में ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से वो सुपर हीरोज बने। और ऐसे कहीं सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कि मैं सीरीज के कैरेक्टर्स को नहीं ले पाया, जैसे कि डेयरडेविल, लूक केज या फिर बीस्ट बॉय, जिन्हें अपनी पावर्स एक्सीडेंट के थ्रू मिली है। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही कैरेक्टर्स को लेंगे जो कि हमें मूवीज में दिख चुके हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, विंटर सोल्जर। तो बकी बार्न्स पहले एक नॉर्मल सोल्जर था, अपने स्क्वाड्रन का स्नाइपर था और कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड था। पर हाइड्रा के अगेंस्ट एक मिशन के दौरान कैप्टन के साथ जब वो हाइड्रा के सोल्जर्स के साथ लड़ रहा था, तब वो उस ट्रेन पे से नीचे गिर गया और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। और कैप्टन अमेरिका को भी ये लगा था कि बकी की डेथ हो गई है, पर एक्चुअली में बकी की डेथ नहीं हुई थी। हाइड्रा ने उसे एक ऐसे लिविंग वेपन में कन्वर्ट कर दिया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, और उसने ऑलमोस्ट 80 इयर्स तक हाइड्रा के लिए अलग अलग मिशंस किए, असैसिनेशंस किए। और जब कैप्टन अमेरिका को विंटर सोल्जर की मूवी में ये पता चला और उसके बाद सिविल वॉर से लेके फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज तक बकी का जो स्टोरी आर्क हमें दिखाया गया, जहाँ पे वो एक एंटी हीरो बना और फिर व्हाइट वुल्फ बना, वो एमसीयू के सबसे ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी आर्क में से एक है। नंबर 9, स्पाइडरमैन। तो आप में से हर कोई अपनी स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट पे तो गया ही होगा, पर अब ये सोच के देखो कि ऐसा होना कितना क्रेजी होगा कि आप किसी ऐसे विजिट पे जाए और वहाँ पे आपको सुपर पावर्स मिले। और ऐसा ही कुछ हुआ था पीटर पार्कर के साथ। वो अपनी स्कूल की तरफ से ऑस्कॉर्प की लैब में गया था, जहाँ पे स्पाइडर्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिनमें से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर भाग जाता है और वो पीटर पार्कर को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका डीएनए पीटर के डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है। पीटर की बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसे मिलती है अपनी स्पाइडरमैन की पावर्स। और हाँ, ये चीजें हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाई गई, पर फिर भी आप में से काफी सारे लोग इन चीजों के बारे में जानते होंगे कि स्पाइडरमैन का पूरा ओरिजिन ही कोइंसिडेंट और एक्सीडेंट से भरा हुआ है, जहाँ पे ऑस्कॉर्प में जो होता है उसकी वजह से स्पाइडरमैन को अपनी सुपर पावर्स मिलती है, और फिर अंकल बेन के साथ जो होता है उसकी वजह से स्पाइडरमैन रियल में एक सुपर हीरो बनता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मोटिव्स को समझता है। नंबर 8, साइबॉर्ग। तो विक्टर स्टोन की लाइफ काफी आराम से गुजर रही थी। वो एक स्पोर्ट्समैन था, एक ऐसा यंग लड़का जो कि अपनी लाइफ को जीना चाहता था, पर एक ही एक्सीडेंट ने उन सारी चीजों को चेंज कर दिया। विक्टर से उसकी माँ को छीन लिया और विक्टर को भी उस हालत में नहीं छोड़ा कि वो जी पाता। पर विक्टर के फादर साइलस स्टोन ने मदर बॉक्स की हेल्प से विक्टर की जान बचाई, पर इसी के साथ साथ विक्टर एक साइबॉर्ग बन गया, यानी कि आधा मशीन। और भले ही विक्टर अपने इस मशीन पार्ट को हेट करता हो, अपने इस साइबॉर्ग पार्ट को, पर यही चीजें उसे पावर देती है, उसे एक जीता जागता सुपर कंप्यूटर बनाती है जो कि वर्ल्ड के कम्युनिकेशन सिस्टम से लेके बैंकिंग सिस्टम तक को मैनिपुलेट कर सके, वर्ल्ड के सारे वेपन तक को कंट्रोल कर सके, और यही चीजें उसे जस्टिस लीग का मेंबर भी बनाती है। नंबर 7, कैप्टन मार्वल। तो कैरल डेनवर्स पहले एक फाइटर पायलट थी, पर फिर उसे पता चलता है कि वो जिसके साथ काम करती है और जिसे अपना रोल मॉडल मानती है वो एक्चुअली में एक क्री साइंटिस्ट है, यानी कि एक एलियन। और उसी के बनाए हुए इन्वेंशन को खुद क्री से प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो लाइट स्पीड इंजन के ऊपर अपनी गोली मार देती है, तब उसे खुद लाइट स्पीड इंजन की पावर मिल जाती है और वो बन जाती है कैप्टन मार्वल। और हाँ, कैप्टन मार्वल का भी पूरा ओरिजिन काफी ज्यादा कोइंसिडेंस से भरा हुआ है, जहाँ पे पहले उसे अपनी पावर्स मिलती है और फिर 6 साल बाद उसका एक्सीडेंटली अपने सेम प्लेनेट यानी कि अर्थ पे आ जाना और अपनी आइडेंटिटी को वापस से याद कर लेना भी एक काफी बड़ा कोइंसिडेंस था। और यहाँ पे जिन कैरेक्टर्स को इन्फिनिटी स्टोन से पावर मिली है, जैसे कि कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच, वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है। और मैंने सोचा था कि मैं स्कारलेट विच को भी इस लिस्ट में लूंगा, पर अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो स्कारलेट विच को अपनी पावर्स अपने बचपन से ही मिली थी, जैसे कि हमें वांडाविजन की सीरीज में भी दिखाया गया था, तो इसीलिए मैंने स्कारलेट विच को यहाँ पे नहीं लिया। नंबर 6, फ्लैश। तो बैरी एलन एक नॉर्मल सा लड़का था जो कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और उसी के दौरान जब वो किन्हीं केमिकल्स को कैरी कर रहा था, तब वहां पे लाइटनिंग गिरी और उस लाइटनिंग के फोर्स और उन केमिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से, आई नो काफी ज्यादा इलॉजिकल है, पर उस लाइटनिंग की पावर और उन केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बैरी को ऐसी पावर्स मिली कि वो स्पीड फोर्स को एक्सेस कर पाए, यानी कि अपनी स्पीड को किसी भी लिमिट तक पुश कर पाए, काफी ज्यादा फास्ट बन जाए
और वो बन गया फ्लैश। और हाँ, अगर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में एक ही चीज मुझे सबसे ज्यादा मिसिंग लगती है तो वो ये है कि वहाँ पे साइबोर्ग की तरह ही फ्लैश का ओरिजिन हमें नहीं दिखाया गया। पर ऐसे न्यूज है कि आने वाली फ्लैश की सोलो मूवी में इस चीज को हमें दिखाया जाएगा। और वैसे भी फ्लैश की पावर यानी कि स्पीड फोर्स को समझना या फिर उसके टाइम ट्रैवल और उसके ओरिजिन को समझना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चीज़ों को ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए और आने वाली मूवी को स्पॉइल ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 5, हल्क। तो ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट था जो कि ऐसे वेपन्स को बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो गामा एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो। पर वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और ब्रूस आ गया गामा एनर्जी के कांटेक्ट में और उसे ऐसी सुपर पावर मिली कि वो कभी भी एक जायंट काफी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे नाम दिया गया हल्क। और हाँ, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें हल्क के ओरिजिन को नहीं दिखाया गया और कॉमिक बुक में भी हल्क के ओरिजिन के साथ कई बार छेड़छाड़ हो चुकी है। जैसे कि हल्क के फादर ने हल्क के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी की वजह से हल्क उस ब्लास्ट को सस्टेन कर पाया, या फिर हल्क के पावर का सोर्स किसी और डायमेंशन से है। पर कुल मिला के बात इतनी है कि गामा बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ और उस चीज ने हल्क को भी एक गामा बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया जो कि कभी भी फट सकता है। और जब हल्क फटता है तब एक ही ऑप्शन होता है, रन। नंबर 4, फैंटास्टिक फोर। तो नंबर 4 पे हम एक नहीं बल्कि 4 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो कैरेक्टर है फैंटास्टिक फोर। तो रीड टीचर्स ने तो ऐसा सोचा था कि वो लोग नेगेटिव जोन में जाएंगे, थोड़ा सा टहलेंगे और वापस आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो लोग आ गए नेगेटिव जोन की एनर्जी के कांटेक्ट में, जिनके थ्रू उन्हें पावर्स मिली। और हाँ, फैंटास्टिक फोर जल्दी ही एमसीयू को ज्वाइन करने वाले हैं और उनके इसी एक्सीडेंट के बारे में एमसीयू में भी हिंट आउट किया जा चुका है, जहाँ पे WandaVision सीरीज में हम स्वॉर्ड वालों को ये कहता हुआ सुन सकते हैं कि उनके 4 एस्ट्रोनॉट खो चुके हैं। तो शायद ये चारों एस्ट्रोनॉट फैंटास्टिक फोर हो जो कि स्पेस में फंस गए और कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से उन्हें अपनी पावर्स मिली। तो अब इस लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नंबर 3 से लेकर नंबर 1 तक हम जिन कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सीडेंट के थ्रू सीधे सीधे पावर्स नहीं मिली। फ्रेंकली स्पीकिंग इनके पास तो सुपर पावर्स भी नहीं है, पर इनके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए थे जिनकी वजह से इनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। और अगर ये एक्सीडेंट ना हुए होते तो ये लोग कभी भी सुपर हीरोज नहीं बन पाते। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, बैटमैन। तो जब एक बहुत ही छोटे से बच्चे ब्रूस वेन के सामने उसकी माँ मार्था वेन और उसके फादर थॉमस वेन का कुछ क्रिमिनल्स ने खून कर दिया, तब उस इंसिडेंट का उसके दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ा होगा उसका आइडिया आप इस बात पे लगा सकते हैं कि उसके बाद उस छोटे से बच्चे ने अपने फियर को फेस किया, अपने आप को कई सालों तक काफी स्ट्रिक्टली ट्रेन किया, उसने अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पीक तक पहुंचाया, लीग ऑफ असैसिन्स को ज्वाइन किया, कहीं सारे रुपए स्पेंड करके कहीं महंगे महंगे वेपन्स बनवाए, और वो सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चाहता था कि उसके साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ना हो। यही एक्सीडेंट पूरी लाइफ के लिए बैटमैन का मोटिवेशन बना। इसी से उसने समझा कि किसी को गोली मार देना और भाग जाना तो आसान होता है, ये डरपोक लोगों का काम है, और किसी को जस्टिस देना और खुद जो किया है उसे फेस करना ही ब्रेवरी है। और इसी एक्सीडेंट की वजह से बैटमैन ने डिक ग्रेसन और जेसन टोड यानी कि नाइटविंग और रेड हुड जैसे लोगों को रॉबिन बनाया, उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें अच्छी लाइफ दी। तो एक तरीके से इसी एक्सीडेंट ने पूरे डीसी के यूनिवर्स को चेंज कर दिया। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन थे। उनके पास वो सब कुछ था जो किसी को चाहिए, एक अच्छी जॉब, एक फियांसी, लग्जूरियस लाइफ। पर उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ और उसने इन सारी चीजों को चेंज कर दिया। उस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथ चले गए, यानी कि उनकी जॉब भी चली गई, और जब मेडिकल साइंस की हेल्प से उनके हाथ ठीक नहीं हुए तब वो गए कमरताज। कमरताज में डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन मिली जिन्होंने उसे मैजिक के वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर तो उनके हाथ भी ठीक हो गए। पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने रियलाइज किया कि इस वर्ड को उनकी ज्यादा जरूरत है, न्यूरोसर्जन से भी ज्यादा एज ए सोर्सरर सुप्रीम, तब उन्होंने वही रास्ता चुना। और फिर तो हम जानते ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की डेस्टिनी है हम सबसे महान बनना। नंबर 1, आयरन मैन। तो आपको एमसीयू की पहली मूवी का ओपनिंग सीन तो याद ही होगा, जहां पे टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में वेपन्स की डील करने के लिए जाता है। वहां पे उसके ऊपर टेररिस्ट का अटैक होता है और स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल उसके सामने फट जाती है
और उस मिसाइल के जो पैलेट्स होते हैं वो टोनी की चेस्ट में चले जाते हैं और उसी से अपनी जान को बचाने के लिए टोनी अपना पहला आर्क रिएक्टर बनाता है। और इसी सीरीज ऑफ एक्सीडेंट की वजह से टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता है। टेररिस्ट उसे किडनैप कर लेते हैं तो वहां से बचने के लिए वो अपना पहला मार्क 1 आर्मर बनाता है और फिर तो आर्मर का सिलसिला रुकता ही नहीं। और इस एक्सीडेंट की वजह से वो रियलाइज करता है कि वेपन्स ह्यूमैनिटी के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है और वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो वो वेपन्स मैन्युफैक्चर करना बंद करता है और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फोकस देता है। और इसी के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से आयरन मैन अल्ट्रॉन को भी क्रिएट करता है। तो अगर वो छोटी सी मिसाइल वहां पे ना गिरती तो पूरे MCU की हिस्ट्री और आयरन मैन की हिस्ट्री भी पूरी तरीके से अलग होती। और ये चीज हमें आने वाली व्हाट इफ की सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो मैं तो ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वैसे तो ये रैंकिंग यहीं पे खत्म होती है और हाँ, मैंने कैप्टन अमेरिका या फिर ग्रीन लैंटर्न जैसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे नहीं लिया है। वो भी पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे पर उन्हें उनकी पावर्स एक्सीडेंटली नहीं मिली, बल्कि कैप्टन अमेरिका को चूज किया गया था या फिर लैंटर्न रिंग ने ग्रीन लैंटर्न को चूज किया था। तो ये कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं है। और हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ सुपर हीरोज को लिया है, वरना ऐसे कई सारे सुपर विलन्स भी है जिन्हें एक्सीडेंट के थ्रू पावर्स मिली थी। और हाँ, एक चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वैसे तो जोकर और इलेक्ट्रो के साथ भी एक्सीडेंट हुए थे और यहाँ पे बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ भी एक्सीडेंट ही हुए थे, पर उन लोगों ने उस चीज को जिस तरीके से हैंडल किया वो दिखाता है कि वो एज अ पर्सन कैसे है। और शायद यही एक सुपर पावर्ड विलन और सुपर पावर्ड हीरो के बीच का डिफरेंस है। तो आज के वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, मैंने टॉप 10 कॉपीकैट कैरेक्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मार्वल और DC ने एक दूसरे से कॉपी किए हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।